Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच खत्म हुई है यूनाइटेड नेशंस में। उन्होंने वापस वही अपना राग लपाया कि किस तरह भारत और पाकिस्तान और कंबोडिया, थाईलैंड, यूक्रेन, रशिया इन सब युद्धों में उन्होंने एक पीस डील करी और यूनाइटेड नेशंस फेल हो गया। और उन्होंने दूसरा यूनाइटेड नेशंस को बोला कि यूनाइटेड नेशंस जो है इलीगल इमिग्रेशन को बढ़ाता है अमेरिका में या वेस्टर्न कंट्रीज में डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए। ओपनली बोला। भारत की तरफ से गए हैं एस जयशंकर, और जयशंकर जी की और मार्को रूबियो की मीटिंग हुई। फिर पीयूष गोयल भी हैं यूनाइटेड नेशंस में आज, और तो दोनों ने इधर उधर का मीटिंग्स किया सबके साथ। वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस का रेलेवेंस बहुत ही कम हो रहा है। दूसरा, आप धर्म की दृष्टि से देखें तो यूनाइटेड नेशंस एक्चुअली अधार्मिक है। वो उसने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे नेटिव इंडिजिनस पॉपुलेशन को कुछ राइट्स मिले, जैसे कि अमेरिकन नेटिव। और भारत में हिंदुओं के विरुद्ध प्रोग्राम चलता रहता है यूनाइटेड नेशंस के थ्रू। यूनाइटेड नेशंस में के जिनेवा ऑफिस में तो हर तरफ पाकिस्तानी, पैलेस्टीनियन, अरब कंट्रीज ही भरे पड़े। तो इट्स ए इररेलेवेंट प्लेस। जिनका लीस्ट कनेक्शन है ह्यूमन राइट्स से, वो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस में आके। तो यूनाइटेड नेशंस का फ्यूचर क्या है हम सबको मालूम ही है कि उसका कोई फ्यूचर नहीं। अब अगर हम दुनिया की स्ट्रेटेजिक उस पर बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि महाभारत और रामायण बताते हैं हमको कि स्ट्रेटेजिक का अर्थ होता है सेनाएं, और सेनाओं के माध्यम से धर्म फैलता है, क्योंकि सेनाएं जो हैं, क्षत्रिय जो हैं, उनको धर्म की रक्षा के लिए ही बनाया गया है। तो ब्रह्मा ने उनको धर्म रक्षा के लिए बनाया गया, तो सेनाओं के माध्यम से फैलता है। तो भारत ने भी SU-57, रफाल और तेजस, ये सब प्लेन्स को मिलाकर 54 स्क्वाड्रंस का प्लान किया, जो कि डिसेंट साइज है भारत की थ्रेट परसेप्शन देखते हुए। उसमें लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स नहीं है, जहाँ पे Tu-160 लेके भारत जो है पेट्रोल कर सकता है साउथ पैसिफिक को या नॉर्थ अटलांटिक को, वो सब नहीं है अभी, बट उस पर बात चल रही है लोगों की। एक्चुअली क्या है कि जो अगर भारत को अपनी डिप्लोमेसी स्ट्रांग करनी है तो सेनाओं को बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो शास्त्रों का निर्देश है, ये किसी और ने नहीं बोला है, शास्त्रों में बोला है कि अगर सनातन धर्म आपको बढ़ाना है तो सेनाओं के माध्यम से फैलता है। जैसे योगी आदित्य जी ने आज बड़ा स्पष्ट बोल दिया कि भाई 1100 से इन्होंने आक्रमण शुरू किया, और हिंदुओं की पॉपुलेशन आधी हो गई सिर्फ 60-70 वर्षों में, 100 वर्षों में आधी हो गई। 60 करोड़ से 30 करोड़ पहुंच गई। मतलब उस समय भी इतनी पॉपुलेशन थी भारत की। भारत का हमेशा ही ज़्यादा पॉपुलेशन रहा है। उसका एक रीज़न है शास्त्रों में, क्योंकि भारतवर्ष में लोग आत्माएं आती हैं मुक्ति के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आत्माएं भारतवर्ष में ही आएंगी। तो इसको कभी भी प्रॉब्लम मत मानिए, क्योंकि ये सृष्टि का विधान है कि भारतवर्ष में कर्म जलते हैं, बाकी सब जगह कर्म खर्च होते हैं। आप कर्म ऐड नहीं कर रहे हैं, भारतवर्ष में आके कर्म जलते हैं, मतलब अकर्म होता है, योग होता है, उससे मुक्ति का साधन खुल जाता है। यही भारतवर्ष की एक्चुअली इम्पोर्टेंस है पूरी दुनिया में, इसलिए भारतवर्ष हमेशा से ही समृद्धिशाली रहा है। अभी क्या हो गया कि कुछ सालों से असुरों का शासन बहुत बढ़ गया दुनिया में, क्योंकि कलयुग का वो निशानी भी होता है। म्लेच्छ, यवन, असुर, ये सभी लोग एक साथ आ जाते हैं और धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं। तो एग्जैक्टली वही दिखता है आपको आज के समाज में। अब जैसे अमेरिका ने आज टिकटॉक खरीद लिया। टिकटॉक अगर अमेरिका खरीद सकता है, बोलता है नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि वो चाइनीज़ ऐप है, तो भारत क्यों यूज़ करे इंस्टाग्राम, भारत क्यों यूज़ करे फेसबुक? फेसबुक तो सबको मालूम है CIA का है। भारत क्यों करे इंस्टाग्राम यूज़ करे, क्यों फेसबुक यूज़ करे? भारत क्यों एनी अमेरिकन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसको क्यों यूज़ करे? क्योंकि उसका डेटा वो यूज़ करते हैं भारत में डेमोग्राफिक चेंज लाने के लिए, या भारत की धार्मिक वैल्यूज़ को कम करने के लिए वो आक्रमण करता है भारत के ऊपर। तो ये सब बातें जो है हम लोगों को सोचनी पड़ेंगी। और अमेरिका के साथ जो हम बात कर रहे हैं, बड़ा क्लियर है जयशंकर का और मार्को रूबियो का और इन सब का, कि भारत नेगोशिएट कर रहा है। क्योंकि याद रखिए कि अगर दुश्मन थोड़ा शक्तिशाली हो, उसके साथ साम दाम
और भेद यूज़ किया जाता है। जब वो शक्तिशाली न रहे फिर दंड यूज़ किया जाता है, जैसे पाकिस्तान के साथ हमने किया। अभी साम दाम भेद की बात है, तो इसलिए साम दाम भेद तीनों से चल रहा है और दोनों साइड से प्रोक्लेमेशंस आती रहेंगी कि हम तो बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमने इंडो पैसिफिक में ये करेंगे, हम मुझे वो करेंगे। इन सब पे बिल्कुल इग्नोर करिए, ये सिर्फ बोलने की बातें हैं, क्योंकि दोनों को पता है कि अमेरिका क्या कर रहा है बांग्लादेश में, अमेरिका क्या कर रहा है पाकिस्तान में, और भारत को पूरी तरह पता है, भारत की सेनाओं को पता है कि क्या कर रहा है, भारत के सिक्योरिटी अपरेटस को भी पता है वो क्या कर रहे हैं। लेकिन बातचीत में साम दाम भेद का यूज़ किया जाता है। अगर 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 वो यूज़ नहीं करेंगे तो फिर बातचीत ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक साइड जो है पूरी तरह से लगा हुआ है भारतीय इंडस्ट्री को ख़त्म करने के लिए, और उसको खतरा भारत से ही है। मैं कितने सालों से बोल रहा हूँ, भारत से ही खतरा है, चीन से खतरा नहीं है, क्योंकि चीन तो बिका हुआ है, चीन बिका हुआ है। रशिया से खतरा नहीं है क्योंकि ऑर्थोडॉक्सी है, कहीं ना कहीं पे जाके वो उनका इंटरेस्ट मीट करते हैं। और रशिया का टेरिटरी एक्सपेंशन ही आपको मालूम है नेटिव इंडिजिनस पॉपुलेशन के विरुद्ध है। और इजराइल से खतरा नहीं है क्योंकि इजराइल उनका टूल है, और इनफैक्ट इजराइल कंट्रोल करता है अमेरिका के नैरेटिव को। अभी आप देख रहे होंगे कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप बात कर रहे थे या कोई और लीडर बात कर रहा था, जो भी सपोर्ट कर रहा था गाजा में यूएन पीस कीपिंग फीस को, उनके माइक्स बंद हो रहे थे बार बार। इजराइल तो अपना काम कर रहा है, लेकिन भारत जो है एक तरीके से हम लोग अभी सद्गुण विकृति में फंसे हुए हैं कि हम अपनी सतगुण भी एक तरीके का प्रेजेंट होती है, रजोगुण भी होती है, तमोगुण भी होती है। सतगुण में आपको भगवद गीता में तो लिखा हुआ है, ऐसा लगता है कि आप बड़े खुश हैं, प्रसन्न हैं, और उसमें अटक जाते हैं, कंप्लेसेंसी आ जाती है। तो हमारे शास्त्रों में बार बार हमको ये बोला जाता है कंप्लेसेंसी को न लाएं किसी भी तरह पे, किसी भी तरफ से। हमको ये बिजनेस में भी यूज़ करना चाहिए। मैं बिजनेस के आपको 5 फंडामेंटल्स बताऊंगा मेरे योगा प्रोग्राम में, जिसमें आप इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आज जो जितने भी इंसिडेंट्स कल और आज में हुए, उसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन होगा फ्यूचर ऑफ भारत पे। जैसे कल जो था अश्विनी वैष्णव ने और बाकी सब लोग, मैं देख रहा हूँ बहुत ही प्रोमिनेंट लोग जोहो मेल के ऊपर जा रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि जोहो मेल एक भारत का ही बेस्ड, भारत का ही होस्टेड एक सर्विस है, और मैं तो उसको बहुत सालों से यूज़ कर चुका हूँ। 2015, 2017, 2018 में यूज़ करता था मैं, और तब हम लोग यूज़ करते थे प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उस सब के लिए हम लोग यूज़ करते थे। अब वो और भी एडवांस्ड हो गया है, और भी बेटर हो गया है टूल। इस तरह के बहुत सारे ऐप्स आने वाले हैं थोड़े दिनों में। मैं चाहता हूँ कि भारत के बेस पे सोशल मीडिया ऐप्स चलें, क्योंकि आप सोशल मीडिया ऐप्स किसी भी, अगर अमेरिका टिकटॉक से उसको सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, और जिसको आपने देखा है किस तरह चाइनीज़ ने यूज़ किया है, आज जाहिर है ने उसको खरीद लिया। फोर्स सेल है ये, फोर्स सेल। अगर अमेरिका में ऑपरेट करना है तो आपको बिकना पड़ेगा। वही मॉडल भारत भी यूज़ कर सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका ने किया है तो भारत भी कर सकता है। इंस्टाग्राम को, भारत का जो इंस्टाग्राम है उसको भारत को सेल किया जाए, नहीं है तो आप यहाँ से निकल जाइए, दैट्स द ओनली ऑप्शन। ऐसा करेंगे तो भारत को बहुत फ़ायदा होगा उससे, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपको ये डिसीजन लेने पड़ेंगे कि अदरवाइज़ उससे फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है समाज में। अभी नहीं, फ्यूचर में राइट्स होंगे, उन पे आप उनसे मतलब जो इंस्टिगेट करते हैं सोशल मीडिया पे वो होंगे। और इंस्टाग्राम आपको जिस तरह प्रमोट करता है अधार्मिक कंटेंट के ऊपर, बहु बेटियों को एक चस्का लगा देता है कि आप देखिए लाइक्स होंगी, है ना। लाइक्स चाहे रियल हो या नॉट रियल हो वो अलग क्वेश्चन है। अब जैसे कि राहुल गांधी है, राहुल गांधी का कौन सा पॉपुलैरिटी है भारत में? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पर लाइक्स आते हैं, अगर आप सर्च करेंगे सारे लाइक्स को, सारी फॉरेन बेस्ड है, मेजॉरिटी ऑफ देम 70% फॉरेन है। तो इसका मतलब क्या है कि जो लाइक्स हैं सारी फेक है। और कम्युनिकेशन आप ट्विटर पे देख लीजिए कितनी उसको गालियाँ मिलती हैं। तो दीज आर ऑल अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स जो भारत में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। और प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान भी दिया कि भारतीय ऐप्स शुड बी बेटर देन एनी ऑफ दोज ऐप्स, उन्होंने ये बोला भी। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी यहाँ पर कि ये जो डिफेंस डील्स की जो बात हो रही है भारत की और अमेरिका की, उनका कहाँ पे टाइमलाइंस पे अफेक्ट करता है भारत की सिक्योरिटी के ऊपर। आई थिंक वो मेजर प्लानिंग होनी चाहिए। और भारतीय इंजन्स को किस तरह हमको रिट्रोफिट करना है या फिट करना है अपने एयरक्राफ्ट्स में, उसके बारे में तो ऑलरेडी आगे बात चल रही है। जैसे GTRE का एक जो इंजन है वो क्लियर हो गया है DRDO के द्वारा टू बी फिट फॉर टेस्टिंग।
इन तेजस फ्रेम। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। जर्मनी ने ऑफर किया कि वो 6th जनरेशन के लिए भारत के साथ एज ए पोटेंशियल पार्टनर ढूंढ रहा है। बिल्कुल नहीं, जर्मनी तो गुलाम देश है, जापान गुलाम देश है, क्योंकि अमेरिका जो अगर स्पाई करेगा वो जापान, जर्मनी, इजराइल के थ्रू करेगा भारत के ऊपर। अभी आपने ये भी देखा कि यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में फ्रेंच प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प का कार जा रही थी, फ्रेंच प्रेसिडेंट को वॉक करना पड़ा। तो ये अमेरिका है। अमेरिका में, और मोदी जी ने बिल्कुल सही अवॉइड किया, बिकॉज वहाँ पे इस तरह की बातें होने वाली थी ट्रेड डील पे और इस पे। अगर मोदी जी वहाँ जाते, ही वुड हैव बीन फोर्स्ड टू मीट ऑल दीज पीपल जो कि भारत के विरोधी बात करने वाले थे कि रशिया, अभी उन प्रेसिडेंट ने बोला कि रशिया, भारत और चीन रिस्पॉन्सिबल है रशिया के यूक्रेन वॉर के लिए। ये नहीं बताया कि खुद कितना खरीद रहे। $800 बिलियन के यूरेनियम खरीदा, उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। प्लस ये भी नहीं बता रहे हैं कि यूक्रेन डीजल यूज़ करता है, वो भी रशियन डीजल यूज़ करता है टैंक्स चलाने के लिए, वो भी भारत से जाता है। वो ये भी नहीं बताया कि सारे आर्म्स जो हैं जो यूक्रेन लड़ रहा है वो अमेरिकन है। ये नहीं बता रहे, क्योंकि सारे वो पिट चुके हैं। कोई भी अमेरिकन एसेट नहीं है जो पिटा नहीं है यूक्रेन के अंदर, और प्रैक्टिकली यूजलेस। कोई जापानीज, कोई जर्मन, कोई टैंक्स चल ही नहीं पा रहे वहाँ पे। दे कांट मूव। ब्रिटिश तो छोड़ दीजिए, ब्रिटिश का काम अभी क्या हो गया, मर्सिनरी आर्मी फॉर असैसिनेशन, यही काम चलता है ब्रिटिश का इस समय। तो भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा वाइज डिसीजन है कि ही डिड नॉट गो टू द यूनाइटेड नेशंस, और इसका इम्पोर्टेंस भी कम होता जाएगा धीरे धीरे, बिकॉज नए वर्ल्ड ऑर्डर में यूनाइटेड नेशंस की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे ट्रेड डील्स जो हैं भारत इंडिपेंडेंटली साइन कर रहा है, बायलैटरल, नॉट मल्टीलैटरल फोरम से भारत इतना एक्टिव नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आउटकम्स नहीं आते। जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से कोई आउटकम नहीं आता। अमेरिका आईसीसी पे केस करना चाहता है, बिकॉज आईसीसी ने अभी इसराइल को टारगेट करने की, आईसीसी ने इसराइल को टारगेट किया, नेतन्याहू को टारगेट किया है। नेतन्याहू तो एक्चुअली अमेरिकन बॉर्न सिटीजन, अमेरिकन है, अमेरिकन भी हैं, इजरायली भी हैं, जूस भी हैं, और इसराइल के अंदर 7 लाख अमेरिकन हैं जो अमेरिकन पासपोर्ट होल्ड करते हैं। तो देयर आर मैनी मूविंग पार्ट्स इन दिस एरिया। मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में आप देख रहे हैं कि किस तरह अमेरिका ने इंस्टिगेट किया सऊदी को बात करने के लिए विद पाकिस्तान। सो ऑल अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट है ना। तो इससे क्या हो रहा है कि ये सब रीजन्स जो हैं धीरे धीरे पर्टिकुलरली उनको वापस ओरिजिनल स्टेट पे लाया जा रहा है, और इसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका भी है। जैसे कि हम बात करते हैं कि यूएई में मंदिरों को खोलना हिंदुओं के लिए, क्योंकि 35 लाख हिंदू रहते हैं और वहाँ पे हिंदुओं की श्रद्धा भी है, और हिंदुओं का, हमारे लिए तो मंदिर बहुत इम्पोर्टेंट है। वो एक प्लेस ऑफ वर्शिप होता है जहाँ पे हम लोग जाते हैं, कल्चरली एकत्रित होते हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि वापस हमको मंदिरों को ही यूनिवर्सिटी का स्टेटस देना पड़ेगा। जब हम मंदिरों को यूनिवर्सिटी का स्टेटस देंगे तो मंदिर फ्लरिश होंगे और वो गवर्नमेंट कंट्रोल से भी बाहर आ जाएंगे। तो इस पे हमको बात करनी पड़ेगी, बिकॉज मंदिरों जब तक गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगे तब तक मंदिर जो है आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल लोगों के डर रहता है कि अगर कंट्रोल में दे दिया तो कोई प्राइवेट मैनेजमेंट आ जाएगा। नहीं, आप मंदिरों को ओरिजिनल परंपराओं को दे दें। जैसे फॉर एग्जांपल तिरुपति मंदिर को रामानुज को दे दीजिए, और साउथ में जो अलग अलग मंदिर हैं जैसे कि अगस्त मुनि का जो मेमोरियल है, उस तरह के मंदिर आदि शंकराचार्य को दे दीजिए। आदि शंकराचार्य के मठ आदि शंकराचार्य के पास पहुंच जाए सारे के सारे, और सबको डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस दे दिया जाए। योगी आदित्यनाथ जी, हमारे बहुत सारी परंपराएं, नाथ परंपराएं में जो हमारा मंदिर है उसके एफिलिएटेड जितने भी कम्युनिटीज़ हैं उधर उनको वो मंदिर दे दिए जाए, ताकि वो सनातन धर्म के एजुकेशन को गुरुकुल के माध्यम से विद रिकॉग्नाइज्ड फ्रेमवर्क में काम करें, और उसी परंपरा के टीचर्स वहाँ पे अपॉइंट किए जाए। तो इस बार इधर करप्शन ख़त्म हो जाएगा। देखिए कंपटीशन रहेगा, थोड़ा करप्शन होगा, हर जगह होगा, लेकिन एटलीस्ट
जो ओरिजिनल विचारधारा है, आइडियोलॉजीज को बोलते हैं, वो रहेगी। जैसे गुजरात में जो है, जो हमारे मंदिर हैं, उनको वही नाथ संप्रदाय वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग को दे दिया जाए, बहुत सारे मंदिर। बाकी एक नारसी मेहता जी का जो स्थल है, नारसी मेहता के टीचिंग्स पे उस पर गुरुकुल चलाया जाए। इसी तरह हमारे महाराष्ट्र में वरकरी संप्रदाय, संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, और उधर उनको दे दिया जाए मंदिर, उनको डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस दिया जाए, फिर उनको फुल यूनिवर्सिटी स्टेटस दिया जाए। उसी तरह जो एग्जिस्टिंग जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे IITs हैं, उनको किसी न किसी परंपरा से कनेक्ट कर दिया जाए। तो नेचुरली वहाँ पे जो अधार्मिक आइडियोलॉजीज हैं, इस्लामिज्म, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिज्म नहीं आएगा, है ना। और जिस तरह और जो क्रिश्चियनिज्म, जुडाइज्म, इस्लामिज्म है, उनको फॉरेन आइडियोलॉजीज विचारधारा घोषित किया जाए, और उनको भारत में कोई जगह होनी नहीं चाहिए। जैसे दारुल इस्लाम, वो जो क्या नाम है, देवबंद, उसको भारत से बोला जाए कि आप किसी भी और देश में जा सकते हैं, अगर भारत में रहना है तो वहाँ पर नाथ संप्रदाय के द्वारा आपको पढ़ाना पड़ेगा, आपको वो टीचिंग्स डालनी पड़ेगी अपनी। सो जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको जो भी हमारी लोकल परंपराएं हैं, उसका काम तो सरकार कर सकती है। अगर मैं भी थोड़ा मदद कर सकता हूँ तो आई विल डेफिनेटली हेल्प। अगर मुझे कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगा कि कौन सा कहाँ पे है, सो यू कैन ऑल्सो रन इट। इससे हमारे मंदिर सुरक्षित हो जाएंगे, इससे हमारी परंपराएं सुरक्षित हो जाएंगी, और इन्वेजन जो हुआ था इस्लामिज्म का, उसको हम निगेट कर देंगे, पूरी की पूरी तरह निगेट कर देंगे। आज माता ब्रह्मचारिणी का दिवस है, आज ऐसी बातें मैं बोल रहा हूँ, शायद माता की शक्ति है कि अब हमको थोड़ा अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। माता ब्रह्मचारिणी जो तपस्या कर रही हैं शिव जी के लिए, तो वो बता रही हैं कि किस तरह हम परिवारों को सुरक्षित करें। माता बता रही हैं कि जब पति रोल मॉडल है और पत्नी भी, तो समाज बहुत ही अच्छी दिशा में जाएगा, बहुत अच्छे पुत्र आएंगे, जैसे गणेश, कार्तिकेय ना। अब उनका तो कंपैरिजन कर नहीं सकते, वो तो ईश्वर के पुत्र हैं, रुद्र के पुत्र हैं, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसी तरह हमको भी करना पड़ेगा, ये समय है, इस समय करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको अभी नए क्षत्रिय क्रिएट कर रहे हैं, ऑलरेडी हैं, या रिवाइव करना, वो स्पिरिट रिवाइव करनी है, युद्ध करने की, युद्धे च पलायनम, शौर्य तेज धृतराष्ट्र युद्धे च पलायनम। और उसी तरह में हमको ब्राह्मणों को भी तैयार करना है, क्षमा दम शौचम शांति मार्जम एवचम। तो ये काम जरूरी है, और वापस हमको एजुकेशन सिस्टम में भी चेंज करना पड़ेगा। टोटल गुरुकुल का एजुकेशन 14 वर्ष का होता है, टोटल 14 वर्ष के बाद बालक को या बालिका को मैच्योर माना जाता है कि वो अब युवक है, अब वो जॉब कर सकता है, काम कर सकता है ना। तो अगर 0 से 5 साल की उम्र तक बच्चे को खेलने दिया जाता है कि लेट देम प्ले आउटसाइड, खेलें, सेलफोन हटा लें वहाँ से। तो ये हर जगह रेगुलेशंस लगाने जरूरी पड़ेंगे। और जिस तरह की जो टेक्नोलॉजी चल रही है धीरे धीरे, यू विल सी कि जो एडवांस जो लोग हैं वो समझ जाएंगे कि ये जो ऐप्स हैं और ये सब जो चल रहा है, ये प्रैक्टिकल नहीं है ह्यूमन सोसाइटी के लिए, और कहीं ना कहीं हमको वापस आना पड़ेगा, ये जरूरी है, वापस आना पड़ेगा। और एज ए टेक्नोलॉजिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे ह्यूमन पोटेंशियल पे इफेक्ट पड़ रहा है। बच्चे लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, उनका दिमाग नहीं चल रहा है, सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रेस हो जा रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो इसके लिए हमको वापस गीता बेस्ड एजुकेशन सिस्टम पे आना ही पड़ेगा। और मतलब शुद्ध सनातन धर्म की बात हो रही है, वेद, गीता, पुराण, महाभारत, रामायण, इनके ऊपर ही हमको बेसिक सोसाइटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि बाकी सब फेल हो गया। वेस्टर्न एजुकेशन फेल, वेस्टर्न कल्चर तो है ही नहीं, सिविलाइजेशन ही नहीं है। जो बात करते हैं टार्टार्स की और सब बात करते हैं, वो तो हिंदू सिविलाइजेशन है। और कहीं ना कहीं हमको ओरिजिनल नैरेटिव को लाना ही पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट के बड़े सराहनीय कार्य हैं कि किस तरह वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम इस तरह के जो आर्टिफिशियल कल्चर्स हैं उससे टुवर्ड्स रियलिटी। और जो सरकार जिस तरह काम कर रही है एज ए सिविल सोसाइटी और ग्लोबल धार्मिक सोसाइटी,
जो हम लोग हैं, हम सब हैं, जो वेदों में जिनको विश्वास है, तो हम लोगों को भी इस तरह कार्य करना पड़ेगा ताकि हम अपने बच्चों का फ्यूचर आगे बढ़ा सकें। और बच्चों के फ्यूचर को आगे बढ़ाने के लिए हमको धर्म बेस्ड एजुकेशन को करिकुलम का पार्ट बनाना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन, बनाना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अगर ऑप्शन होता है तो हम लोग बात करते। तो ये बड़ा चेंजिंग टाइम है और इसमें आपकी और मेरी सजगता बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबकी सजगता बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए रिस्पॉन्सिबल पीपल। हम लोग को ऐसा नहीं कि वी आर सपोर्टिंग एनी क्रिमिनल एक्टिविटी, वी डोंट सपोर्ट एनीथिंग। हम लोग तो साथ में ही काम करना चाहते हैं कि शास्त्रों के माध्यम से। जैसे कि जब मैं पुस्तकें अपनी लिखता हूँ तो मुझे कितना ऐसा लगता है कि कॉमन सेंस बातें हो रही हैं जो होनी चाहिए। लेकिन अभी मैं वही बताऊंगा किसी मुसलमान को या यहूदी को या किसी ईसाई को, तो उनको समझ में नहीं आएगा क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव ही दूसरे टाइप का है। उनका पर्सपेक्टिव है शॉर्ट टर्म, वेरी शैलो, अंदर तक जाते ही नहीं। तो इसलिए ये समय, और लोग ढूंढ रहे हैं सनातन धर्म को, लोग ढूंढ रहे हैं ओरिजिनल हिंदू को, है ना। अगर आप ओरिजिनल बुद्ध को देखेंगे, बुद्ध की टीचिंग देखेंगे, वो तो सनातन धर्म की टीचिंग से सारी, बुद्ध की सारी टीचिंग सनातन धर्म की है। वो तो स्वयं ही क्षत्रिय थे, सूर्यवंशी, और किस तरह वो धर्म दंड की बात करते हैं, बहुत दंड की बात करते हैं बुद्ध। तो ओरिजिनल बुद्ध को भी हमने खो दिया है पूरी दुनिया में। अगर हम बुद्ध के बारे में सोचें तो पहले अवतार हैं विष्णु के कलयुग में, पहले अवतार बुद्ध है ना। तो उनके बाद आए जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इस समय कि अब हम लोगों को एक नई तरीके से सोचना है, और जो भारत का जो प्लान है वो सही दिशा में है, सही दिशा में है। सरकार अपनी तरफ से काम करेगी, हमको आपको अलग अपनी तरफ से काम करना पड़ेगा। और जब हम हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तब हम आगे बढ़ पाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो उसी पे हम लोग, हमारा फोकस भी रहता है गुरुकुल में भी। तो आप लोग जरूर जुड़िए गुरुकुल में और सीखिए। और आज के विषय में तो बड़ा सिंपल है कि भारत ने बहुत ही हर तरफ अच्छा जवाब दिया है। अब मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं काइनेटिक एक्शन हो सकता है कहीं ना कहीं भारत का। तो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर चल ही रहा है, और साथ में और भी ऑपरेशंस चल रहे हैं जो चलने चाहिए, जो अमेरिका फोर्स कर रहा है। क्योंकि अमेरिका ऐसे जाएगा नहीं, अमेरिका युद्ध करेगा, करेगा युद्ध, वो करेगा क्योंकि उसको करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है उसके पास, या करवाएगा। तो वी आर लुकिंग एट ए वेरी ट्रबल टाइम। और इस समय धर्म का आश्रय है, रामायण का आश्रय है, और एक्चुअली पूरे वर्णाश्रम में ब्राह्मण को बचाया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण जो है हमारी विचारधारा की रक्षा करता है, वो पालन करता है, इसलिए उसको बहुत आदर सम्मान दिया जाता है। और ये सभी वर्णों का उद्देश्य होना चाहिए कि ब्राह्मणों को हम बचाएं, क्योंकि गरीब होते हैं, मतलब चारों वर्णों में सबसे गरीब ब्राह्मण ही होते हैं, लेकिन ज्ञान में वो समाज के सबसे ऊपर माने जाते हैं, और उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, उनको आदर सत्कार दिया जाता है, उनको उनकी रक्षा की जाती है बाकी सारे वर्णों से, क्षत्रियों, वैश्यों से, क्षत्रियों से, शूद्रों से, इसी प्रकार से। तो क्षत्रियों को आपको बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमारे बाकी वर्ण सुरक्षित हो जाए, और जो लोग वर्ण से बाहर हैं उनको भी न्याय मिले, सबको न्याय मिले। तो वो उस तरह के क्षत्रिय हमको चाहिए। और आजकल का कलयुग का तो समय ऐसा ही है कि किस तरह लोग बातें करते हैं, आपने देखा ही है किस तरह लीडर्स आजकल बातें करते हैं, क्योंकि अमेरिका एक गलत ट्रेंड स्थापित कर रहा है, लोगों से बदतमीजी से बात करना। फ्रेंच प्रेसिडेंट को सड़क पे रोक देना, पैदल जाना पड़ रहा है उनको अपनी एम्बेसी। ये सब जो बातें ओछापन दिखाता है, और वो इसलिए हुआ, मैं बता देता हूँ रीज़न। क्योंकि फ्रांस ने सपोर्ट किया पैलेस्टाइन स्टेटहुड को, तो ट्रम्प ने कहीं ने बोला कि इनको पैदल चलना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातें हो रही है ना। और भारत भी बोल रहा है अमेरिका की H1B, ये सब छोटे इश्यूज हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि H1B से नुकसान तो अमेरिकन को होगा, किसी और को नहीं होने वाला। तो भारत के लिए तो अच्छा है कि सारे टैलेंट भारत में आएगा। और इलीगल एलियंस का भी बता देता हूँ कि जो हुआ था
टिम होमन ने बोला कि 2 मिलियन वापस चले गए। अब ये किसने वेरीफाई तो किया नहीं है, वी डोंट नो। और 2 मिलियन वापस चले गए हैं, अभी सब खत्म हो गया है। और अभी 21 मिलियन आए थे, 2 मिलियन वापस चले गए हैं, बिल्टेल की और कितने जाएंगे। तो बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं एक साथ। और लेकिन अगर हम धर्म की चीज़ देखें तो करेक्शन चल रहा है। कलयुग ऐसे चलता है, साइकिल में चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये चलता रहेगा। एंड में जाके साफ फिर सतयुग शुरू होगा। तो अभी चलता रहेगा। तो कभी स्वर्णिम काल चल रहा है कलयुग, अगले 2000 साल तक। तो भारत बहुत सशक्त होने वाला है। और आपको गर्व होगा कि हमारी सेनाएं हर द्वीप पे पहुंचेंगी, हर द्वीप पे पहुंचेंगी। जैसे मैंने 10 साल पहले बताया था कि एआई से इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बहुत नुकसान होगा, वो हुआ। और फिर मैंने बताया था कि किस तरह, मैं प्रेडिक्शंस में नहीं होता हूँ, बिल्कुल भी नहीं होता हूँ, बिकॉज बट मैं ट्रेंड्स हैं, सारे ट्रेंड्स हैं। जैसे कि अब जो है ये जो एप्स का मैंने कितने साल पहले बताया था कि डेंजर टू इंडियन सोसाइटी, वो हो रहा है धीरे धीरे कि ज़ोहो पे लोग मूव कर रहे हैं। और भी अदर इंडियन ऐप्स आएंगी अभी, और उससे भी बेटर आएंगी। ये तो स्टार्ट है। ज़ोहो विल बी नोन एज पायनियर, उसके बाद और भी आएंगी, और बहुत पुरानी है, 15-20 साल पुरानी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। हमारे गुरुकुल में जुड़िए, साइन अप करिए और हमारे साथ पढ़िए। अगर अमेरिका में है, कनाडा में है, मैक्सिको में है, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में है, या कहीं भी है किसी पार्ट में विश्व में, या भारत से जुड़िए और सीखिए। नमस्ते।